गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अक्टूबर 8 और आज तो संडे है, तो हम सभी का स्वागत करते हैं आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, आज क्या हो गया, संडे का दिन है तो आज साइंस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये जो डॉल्फिन वाला क्वेश्चन है ये भी हम लोग यहाँ से करेंगे, स्पेशली GS पेपर 3 से करेंगे। इसराइल और हमास, मतलब इसराइल ने ये कह दिया है कि इसराइल इज ऑन द स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि हमास ने इसराइल के ऊपर 20 मिनट में ही कम से कम 5,000 से ज्यादा छोटे और बड़े जो रॉकेट्स होते हैं वो उसको लॉन्च किया था। तो इस पूरे इश्यू के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा पीस के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है उसके बारे में बात करेंगे और छोटी मोटी कुछ साइंस की न्यूज हम लोग इधर उधर से कर सकते हैं। चलिए जी। तो कल मोदी जी ने भी ट्वीट करके कहा था कि हम लोग इसराइल के साथ हैं। जिस तरह से इसराइल के ऊपर अचानक से जो हमला किया गया हमास के द्वारा और 20 मिनट में ही 50,000 से ज्यादा, सॉरी, 5,000 से ज्यादा जो रॉकेट्स को लॉन्च किया गया है, तो अफरा तफरी तो मची है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो है यहाँ से कुछ सदर्न इसराइल के अंदर भी कुछ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, या आप सोल्जर कह लीजिए या टेररिस्ट भी कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हो। हालांकि इंडिया हमास को एज सच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करता है, तो यहाँ पे टेररिस्ट वर्ड का यूज हम लोग एज सच नहीं करेंगे। हाँ, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूएसए, यूरोप वगैरह, इसराइल, वो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुका है, तो वो उसको टेररिस्ट के रूप में बोलते हैं। खैर, हम तो ये कहेंगे कि जो हमास है, जो कि गाजा स्ट्रिप आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इधर से 5,000 से भी ज्यादा रॉकेट्स को लॉन्च किया तेल अवीव के अंदर भी और आसपास के एरिया में भी। ये तो तेल अवीव है, आप ये कह सकते हो कि इसराइल की एक अनऑफिशियल कैपिटल है। हालांकि जो इसकी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड कैपिटल है वो जेरूसलम है, यू नो वेरी वेल दैट। लेकिन जो मोस्टली जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज वगैरह होती हैं या मोस्टली कंट्रीज के जो एम्बेसीज हैं वो तेल अवीव के अंदर है, क्योंकि ये तो पोर्ट सिटी है तो आसान है यहाँ से ट्रेड वगैरह करना। तो वो गाजा स्ट्रिप पे यहाँ पे हमास ने उनको छोड़ा था। उसके साथ साथ ही हमास ने कि कुछ लोग जो है वो इसराइल के अंदर अचानक से एंट्री कर गए और काफी बड़ी संख्या में पैदल भी आए, कुछ लोग पैराग्लाइडिंग के थ्रू आए एंड ऑल दैट। तो ऐसे उन्होंने काफी सारे इसराइलीज को यहाँ से एक्चुअली किडनैप भी कर लिया, कुछ लोगों को मार दिया गया। तो अभी तक तो न्यूज़ भी आ रही है कि 2,000 के 200 के आसपास इसराइलीज इसमें मर चुके हैं। अचानक जो हमला हुआ था, कुछ लोगों को किडनैप वगैरह भी हो गया है। उसके अलावा फिलहाल जो ऑपरेशन चल रहा है जो इसराइल की तरफ से, वहां पे भी ये कहा गया है कि 232 पैलेस्टीनियंस जो वो भी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। और अभी ये देखें, मामला बहुत आगे खींचने वाला है। तो बात यह है कि ये जो वेस्ट बैंक है, ठीक है, और ये है गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक में रहने वाले लोग और गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोग दोनों ही पैलेस्टीनियंस हैं, अलग अलग नहीं है। हाँ, यहाँ पे अलग पॉलिटिकल पार्टी वो क्यों वो रूल करती है और यहाँ पे अलग करती है, बट दोनों हैं एक ही। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ वाले भी और यहाँ वाले भी सेपरेट पैलेस्टीनियन स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, जिसके अंदर जो इसराइल वाला पार्ट है ये भी इंक्लूड होगा। वो इस पूरे लैंड को पैलेस्टीनियन लैंड्स मानते हैं और वो कहते हैं कि इसराइल नाम का कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये सारी लैंड पैलेस्टीनियंस की है। हालांकि पैलेस्टीनियंस अरब से थोड़े अलग होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको एक साथ भी मानते हैं। खैर, वो उस पर ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन ये मामला आज का तो नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। पुराना मामला वैसे तो ये हजारों साल पहले जाता है, लेकिन फिलहाल जो पुराने मामले की मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ कुछ ऐसे है। अगर आप देखो, इसके थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह को दिखाता हूँ मैं। ये थोड़ा छोड़िए इसको यहाँ से। हाँ, तो बात यह है कि हिस्टोरी के लिए बात करें तो ये जो पूरी लैंड है आपको ये नजर आ रही है, वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पे जूस रहा करते थे। ठीक है, फिर वो वहां से इजिप्ट में चले गए, उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, वो सारी चीजें हुई। रिसेंट जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के से पहले ये जो लैंड थी, इट वाज अंडर द ओटोमन एम्पायर, जो टर्की की हम लोग बात करते हैं। लेकिन बाद में क्योंकि ब्रिटिश जीत गए थे, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ज्यूज के लिए एक लैंड प्रोमिस किया था। और वो जब ज्यूज ने लैंड प्रोमिस किया तो 1920s 1940s के बीच में बहुत सारे ज्यूज जो कि यूरोप से प्रोसिक्यूट हो रहे थे, जर्मनी वगैरह में, पोलैंड वगैरह में, वो यहाँ पे आ गए अपनी लैंड लेने के लिए। प्रोमिस्ड लैंड जिसको बोलते हैं, जो कि बाइबल वगैरह के अंदर भी मेंशन की गई है। तो वो लोग बहुत सारे यहाँ पे आ गए। लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड के वॉर के बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने
और ब्रिटिश ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे दो स्टेट बनाएंगे, मतलब दो कंट्री बनाएंगे। एक कंट्री बनाएंगे ज्यूज के लिए और एक कंट्री हम लोग बनाएंगे पैलेस्टीनियंस के लिए, ठीक है। ये डिसाइड किया गया। लेकिन पैलेस्टीनियंस ने इस ऑफर्स को मानने से मना कर दिया, ज्यूज ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। पैलेस्टीनियंस का ये कहना है कि भैया हम लोग इनके लिए सेपरेट स्टेट क्यों बनाएं, जबकि ये तो इनकी लैंड है ही नहीं, ये तो हमारी लैंड है ना, अब जबरदस्ती यहाँ पे घुस आए एंड ऑल दैट। तो इनका वो कहना था। तब से जो है इजराइल स्टेट बना, जो जहाँ पे मोस्टली ज्यूज रहते हैं। और ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, इसकी बाउंड्री आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसकी बाउंड्री है वेस्ट बैंक की, और ये गाजा स्ट्रिप की है। यहाँ पे ज्यादातर पैलेस्टीनियंस लोग रहते हैं। लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर भी जबरदस्ती कई बार इलीगल ऑक्यूपेशन किया जाता है इजरायली फोर्सेस के द्वारा। वो एक पुराना मामला है। तो गाजा के अंदर हमास ग्रुप वो यहाँ पे रूल करता है एक तरह से। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने अटैक वगैरह किए हैं। तो ये तो सिंपल सी जो इशू था मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमास ने ऐसा क्यों किया। देखिए हमास को पता है, सारी दुनिया को पता है कि इसराइल बहुत पावरफुल है। उसके बावजूद भी हमास ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसको पता है कि रिटेलिएशन में बहुत गंदे वाला रिटेलिएशन होने वाला है और बहुत सारे पैलेस्टीनियंस मारे भी जा सकते हैं। फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, ये मौका उसने ऐसा अभी क्यों चूज किया। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इसराइल की डिफेंस जो पूरा मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि हमास इतना बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। खैर वो एक अलग बात है। तो मेनली तीन कारण यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं कि हमास ने यहाँ पे अटैक किया है। पहला कारण है डीपनिंग ऑक्यूपेशन। ये कौन सी ऑक्यूपेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यही वेस्ट बैंक के अंदर ऑक्यूपेशन की बात कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे वेस्ट बैंक से पैलेस्टीनियंस को घर से निकाल दिया जाता है, उनको सड़कों पे पीटा भी जाता है, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह की जाती है। एक तो ये चीजें हो रही है। जो अल अक्सा मॉस्क के आसपास का जो रीजन है वो पूरा कंपाउंड है, वहां पे भी इजरायली जो पुलिस फोर्सेस वगैरह हैं वो रेड करती रहती हैं, लोगों को पकड़ के ले जाती हैं। और वो सारी चीजें यहाँ पे वो भी हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा गाजा के साथ पहले भी यहाँ पे इशू हुआ था, और फिर से वो इशू यहाँ पे खड़ा हो गया है। राइट। तो हमास तो हमेशा से ही कोशिश करता रहता है कि ऐसी चीजें होंगी। अब इसराइल के अंदर खुद भी अंदर काफी इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। आपको पता है कि इसराइल के अंदर जो है राइट विंग गवर्नमेंट जो मिस्टर नेतन्याहू की है वो वहाँ पे रूल कर रही है। तो इसराइल के अंदर भी ना दो तरह की पॉपुलेशन है। एक होती है बहुत काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स, जो एकदम पूरी तरह से रिलीजियस उसमें बिलीव करती है। वो पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भैया पूरी लैंड जो है वो ज्यूज के लिए है, जो कि एक रिलीजियस उसमें बिलीव करते हैं। बाकी जो पॉपुलेशन है इसराइल के अंदर वो है सेकुलर पॉपुलेशन, मतलब उतना सेकुलर भी नहीं, थोड़ा लिबरल आप कह सकते हो, जो कि पैलेस्टीनियंस को उतना ज्यादा हेट नहीं करते हैं, उनको साथ वो रहना चाहते हैं, काइंड ऑफ सेकुलर। लेकिन जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है ये ऑर्थोडॉक्सी के ज्यादा क्लोज है, तो सीधी सी बात है भैया ये वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल ऑक्यूपेशन भी करेंगे, रेड भी करेंगे, मारेंगे भी, वो सारी चीजें होती हैं। तो हुआ ये थोड़े समय पहले जुडिशियल रिफॉर्म किए गए इसराइल के अंदर, और उस जुडिशियल रिफॉर्म में इसराइल की जो जुडिशरी है उसकी पावर्स को वापस ले लिया गया, जिसकी वजह से इसराइल में आम जनता के द्वारा बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए कि भैया आप हमारी जुडिशरी के ऊपर अटैक कर रहे हो। ये सिर्फ वही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग, मिलिट्री वाले लोग भी, पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल के डिफेंस फोर्सेस के कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ खुल के सामने आए और उनको कहा कि भैया ये जो जुडिशियल आप ओवरहोल कर रहे हो ये नहीं होना चाहिए। तो इसराइल की अपनी सोसाइटी में भी इश्यूज क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से इसराइल इस समय काफी वीक मोमेंट पे है। वहां पे सरकारें बड़े जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, नेतन्याहू के ऊपर खूब सारे आरोप लगते रहते हैं, जुडिशियल प्रोटेस्ट वगैरह सड़कों पे चल रहे हैं राइट ग्रुप्स के द्वारा। तो लोकल डिवीजन भी चल रही है इसराइल में। ऑक्यूपेशन की वजह से गुस्सा भी बहुत सारे लोग थे, हमास वाले, गाजा स्ट्रिप में एंड ऑल दैट। जियोपॉलिटिकल एंगल भी इसका नजर आता है। जियोपॉलिटिकल एंगल ये है कि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसराइल और सऊदी अरेबिया दोनों के बीच में अमेरिका फ्रेंडशिप करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार, इवन सऊदी प्रिंस ने थोड़े समय पहले कहा था कि दिल्ली में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर बाई चांस सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में दोस्ती हो जाती है, अगर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि भैया सऊदी अरेबिया तो मक्का मदीना और वो काबा होलीएस्ट साइट को है वहां पे। तो अगर सऊदी अरेबिया इसराइल के बीच में इश्यूज सोल्व हो जाते हैं, तो इसका मतलब सीधा सही हो जाएगा कि ऐसी कोई भी फोर्स जो कि इसराइल को खत्म करना चाहती है वो बैकफुट पे आ जाएगी।
तो ऐसा ना हो पाए, शायद हमास ने इसके लिए भी वहां पे अटैक किया है। अब इससे क्या होगा, पूरा अरब वर्ल्ड के अंदर एंगर होगा इसराइल के अगेंस्ट में, क्योंकि अब इसराइल रिटेलिएशन करेगा, तो सऊदी अरेबिया जो इसराइल की तरफ कदम बढ़ा रहा था वो शायद पीछे हट जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो है इसकी वजह से वहां पे अटैक किया गया है हमास ने इसराइल के ऊपर, ठीक है। और अगर आप ये गाजा स्ट्रिप को देखें, और ये जस्ट है 41 किलोमीटर लैंड है, और इसकी विड्थ जो है सिर्फ 10 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से अटैक वगैरह किए जाते हैं। तो ये थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, पुराना सा टॉपिक है कोई, इसलिए हम इतना ज्यादा आपको कोई जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक्सपर्ट बनने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव आप कर सकते हो। जहाँ से इंडिया के एंगल की बात है भाई, वैसे तो इंडिया, अगर हम लोग हिस्टोरिकली हमारा स्टैंड देखें, तो हम इसराइल को तो रिकग्नाइज करते ही करते हैं, लेकिन साथ के साथ हम ये भी कहते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। इंडिया बेसिकली टू नेशन थ्योरी को फॉलो करता है, और पैलेस्टाइन के जो कोज है उसको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। हिस्टोरिकल हमारा जो एंगल है इंडिया का वो रहा, लेकिन अभी कुछ समय से हमारा जो पूरा सिनेरियो हल्का सा चेंज हुआ है, और अभी हम लोग इसराइल की तरफ जो है थोड़ा सा ज्यादा क्लोज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस डील वगैरह की वजह से एंड ऑल दैट, राइट। तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि भैया इसराइल के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। हालांकि वो ऐसा भी कह सकते थे कि ना तो हम लोग इसराइल के साथ है ना पैलेस्टाइन के साथ है, भैया भाईचारे से पीस वगैरह कर रहे हो, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा। तो सीधा सीधा जो है इंडिया की एक पता चलता है कि हम लोग किसके ज्यादा क्लोज हैं। गंगा घाघरा बेसिन कनाल पोजेज अ थ्रेट टू डॉल्फिन्स। कनाल मतलब जो मेन रिवर होती है, वहां से छोटी छोटी कनाल हम लोग इरिगेशन पर्पज के लिए निकाल देते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कनाल्स कहते हैं। तो गंगा और घाघरा जो बेसिन है, दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये है हमारी भैया प्यारी गंगा रिवर, ठीक है। ये पूरी जो है गंगा रिवर आपको इधर से नजर आ रही है, ऊपर से आ रही है इधर से, ठीक है, अलकनंदा भागीरथी एंड ऑल दैट। और यहाँ पे देखिए हमारी पहली ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाती है गोमती, उसके अलावा आ जाती है काली शारदा, ठीक है, जो नेपाल के साथ बाउंड्री भी हम लोग बना रहे हैं उधर से करके। और ये है घघरा, इसे मैं ब्लू कलर का कर लेता हूँ, घघरा, ठीक है, दिस इज घघरा। तो अब ये कह सकते हो कि ये वाला जो बेसिन है, ये वाला जो गंगा और घघरा बेसिन है, यहाँ पे है बहुत सारी छोटी छोटी कनाल्स, ठीक है, यहाँ पे कनाल्स बनाई गई हैं इरिगेशन पर्पज के लिए, ऑफ कोर्स डैम वगैरह बनाए गए हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो डॉल्फिन पाई जाती हैं वो इन कनाल्स के अंदर चली जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पे जाके ट्रैप हो जाती हैं, और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। और गंगा डॉल्फिन जो है हमारा एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल तो है ही, खैर। तो वो उसको लेके अभी एक रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट अभी आई है जिसके अंदर कुछ यहाँ पे बातें बोली गई हैं। और इस रिपोर्ट में 2013 से लेकर 2022 के बीच में, 2020 के बीच में रिसर्च किया गया, और जिसमें ये पाया गया कि कम से कम 20 गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स को अलग अलग कनाल से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किसी चीज को क्यों किया जाता है, जब उसको प्रॉब्लम होती है, जब वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो इसका मतलब गैंगेटिक जो रिवर्स हैं के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती हैं वो ट्रैप हो रही हैं, राइट। तो एक तो इन्होंने ये कहा। इनमें से और भी कुछ ऑपरेशन वगैरह हुए हैं जो सक्सेसफुल ऑपरेशन रहे हैं, जिसमें से इन्होंने ये कहा कि भैया इसमें से 10 जो है वो मेल है, ठीक है, ज्यादा फीमेल है कम इसमें मेल है। यहाँ पर क्या फर्क होता है, देखिए डॉल्फिन के अंदर जो मेल होते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा होता है। द साइज ऑफ द मेल ऑफ द डॉल्फिन रेंज दिस, वेयर एज द फीमेल इज दिस 190 से लेकर 274 सेंटीमीटर तक। फीमेल का साइज ज्यादा होता है क्योंकि उनको बच्चे वगैरह कैरी करने होते हैं। डॉल्फिन के केस में ये बात लागू होती है, बाकी मोस्टली केसेस में बात तो लागू नहीं होती है। खैर, क्या कहा है इस पब्लिकेशन ने, इस पब्लिकेशन ने कहा कि यहाँ पे जो डैम्स बनाए गए हैं, जो बराज वहां पे बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो डॉल्फिन के मूव करने की जो टेरिटरी होती है वो कम हो जाती है। इरिगेशन पर्पज के लिए हम लोग ये सब बनाते हैं, तो वो कभी कभी कम पानी के अंदर बेचारे चले जाते हैं, और जब पानी जब रिसीड होता है, वापिस आता है या कम हो जाता है, तो बेचारी वहां पे फंस जाती है रिसीडिंग वाटर की वजह से। उनको हीट स्ट्रोक हो जाता है गर्मी की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, कई बार लोग उनको पकड़ भी लेते हैं। हालांकि जो डॉल्फिन्स हैं वो कपल्स के अंदर ट्रैवल नहीं करते हैं, दे आर नॉट नोन टू बी ग्रीगेरियस, ठीक है, बहुत फैमिली बॉन्डिंग वगैरह उनका नहीं होता है। उसके बावजूद भी कई केसेस में ऐसा देखा गया है दैट वन एडल्ट फीमेल एंड वन एडल्ट मेल जो डॉल्फिन्स हैं उनको एक साथ देखा गया है। हो सकता है इनके बिहेवियर में चेंज हो रहा हो, अभी इसके बारे में स्टडी ऐसा यहाँ पे नहीं की गई है। तो एक तो आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कि स्टडी के अंदर क्या कहा है, ठीक है, यही सेम चीज मैंने लगभग लगभग यहाँ पे डाली है। ओवर 70% ऑफ द
एंट्रैम्पेंट्स वर रिपोर्टेड ईदर पोस्ट मॉनसून और ड्यूरिंग पीक विंटर। देखिए, या तो मॉनसून के बाद में या फिर विंटर के पीक पीरियड में, यानी कि सर्दियों में ज्यादातर ट्रैप आपको देखने को मिलेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि दिस सजेस्ट दैट स्ट्रेइंग इंसिडेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ द वाटर इनटू कनाल्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मॉनसून। मॉनसून के बाद में और मॉनसून से पहले जो कनाल्स के अंदर वाटर रिलीज किया जाता है, देखिए मॉनसून के अंदर तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि कनाल्स के अंदर खुद ही पानी हो जाता है। मॉनसून में तो हमारे डैम ऑलरेडी फुल रहते हैं, हमारी कनाल्स वगैरह अपने आप ही फुल रहती हैं। मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद में उनके अंदर पानी देने की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ द इरिगेशन पर्पज। तो जब ये पानी डैम्स के द्वारा कनाल्स में छोड़ा जाता है, उसी समय ये डॉल्फिन कनाल्स के अंदर एंट्री कर जाती है। ये रीजन है वहां पे। और जब पानी कम हो जाता है वहां पे, बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी हो जाती है, या फिर सर्दियों में जब पानी कम हो जाता है, तो बेचारी वहां पे ट्रैप हो जाती है। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा के अंदर भी जो है इस तरह के जो है चीजें देखने को मिली हैं। ये पुराना कंटेंट है सेल्फ स्टडी के लिए। डॉल्फिन प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग इसको पहले कर चुके हैं। 2019 में इसका अप्रूवल मिला था। नेशनल गंगा काउंसिल जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, वो इसको ऑपरेट यहाँ पे करते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज वन ऑफ द एक्टिविटीज प्लान अंडर द अर्थ गंगा। अर्थ गंगा क्या है? ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है जो कि 2019 में सरकार के द्वारा लिया गया था। इसके अंदर आपकी जल मिनिस्ट्री, इसके अंदर आपके जो है मत्स्य वाली जो मिनिस्ट्री है, वो सब कई मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर के बेसिस पे चलाया था, तो इनकी पॉपुलेशन को डबल ट्रिपल करना है। ठीक है। इंप्लीमेंटेड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के द्वारा। डॉल्फिन की बात करें तो इंडिया में 1801 के अंदर इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। कहाँ कहाँ पे रहती है? गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना वाला जो डेल्टा है, उसके अलावा जो है कर्णफुली संगरू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है। ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर गंगा के अंदर फ्रेश वाटर, अच्छा एक चीज आपको बताता चलूं, पिछले 8-7 सालों में गंगा के अंदर डॉल्फिन की संख्या ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो ये भी एक प्रूफ दिया जाता है कि गंगा का पानी साफ हो रहा है, क्योंकि मछलियां, मछली तो नहीं है खैर, ये डॉल्फिन मछली नहीं है, तो फिश की संख्या भी और डॉल्फिन की संख्या भी वहां पे बढ़ रही है। इसका मतलब फ्रेश वाटर वहां पे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं गंगा साफ हो रही है। मोस्टली जो डॉल्फिन्स होती हैं वो एक्चुअली ब्लाइंड होती हैं, इसलिए उनको कई बार सुसु भी कहा जाता है। और सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं प्रोजेक्ट गंगा के डॉल्फिन के अलावा और भी? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हम लोगों ने ओपन किया। 2000 स्क्वायर मीटर का है। ये कहाँ पे है? पटना यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पे हम लोगों ने विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई हुई है, बिहार में ही। नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे हम लोग मनाते हैं कब? 5 अक्टूबर को, अवेयरनेस पर्पज के लिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने करी। गैंगेटिक डॉल्फिन हमारा एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, लगभग ब्लाइंड रहता है, सूसू इसको बोलते हैं। छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे हैं। दुनिया में लगभग ऐसी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं डॉल्फिन की, जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं या फिर रिवर्स और कनाल्स वगैरह में रहती हैं। 4 हैं, जिसमें से एक है अपनी ये वाली बाईजी। ठीक है, बाईजी जो कहाँ पे पाई जाती है? चाइना में। भूलन पाकिस्तान में पाई जाती है। बोटो जो है अमेजोन रिवर में पाई जाती है। और एक हमारी गंगा डॉल्फिन है जो हमारी गंगा घगरा वगैरह के अंदर पाई जाती है। चाइना वाली 2006 के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। चाइना वाली या तो सबको खा गए होंगे या फिर वहाँ के अंदर पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स वगैरह जो है देख सकते हो। हमारे शेड्यूल 1 के अंदर ऑफ कोर्स भैया हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो शेड्यूल 1 में तो होगा ही, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको दिया गया है। इवन साइट्स के जो है अपेंडिक्स 1 में है, और सीएमएस के जो है अपेंडिक्स 2 के अंदर है। तो ये छोटी सी प्रीलिम्स के लिए इंफॉर्मेशन यू शुड हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एक दो आर्टिकल हैं बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से यहाँ से लिए गए हैं, और थोड़ा उसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला टॉपिक है नेशनल पीस प्राइज वाला। और नेशनल पीस प्राइज जो है मिला है कि ईरानियन एक्टिविस्ट भी आप इनको कह सकते हो, जो कि ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के काम आती हैं। और ईरान शी इज द 19th वीमन टू विन द नोबेल पीस प्राइज एंड द सेकंड ईरानियन वीमन आफ्टर शिरीन इबादी। ठीक है, इनको 2003 के अंदर मिला था नेशनल ये नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप देख सकते हो। कुछ खास टॉपिक मुझे लगा नहीं है, बट एनीवेज ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं।
कब किया था हम लोगों ने? जब फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात हम लोगों ने कही थी। फिजिक्स का नोबेल प्राइज जिनको भी मिला है, उनकी डिस्कवरी क्या है? उनकी डिस्कवरी है सी द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मैंने इसको इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों डाला है? क्योंकि फिजिकली इलेक्ट्रॉन को देखना इम्पॉसिबल होता है। आप नहीं देख सकते। किसी चीज को कब देख सकते हो? जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आपके पास आती है, तभी देख सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, लाइट जब इसको रिफ्लेक्ट करके वापस आती नहीं है, और अगर आती भी है तो जब तक वो वापस आती है तो इलेक्ट्रॉन कहीं और जा चुका होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की लाइट भी स्पीड से ही चल रहा होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को देखना एग्जैक्ट पोजीशन ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इन्होंने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को तो नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एक पोजीशन देख सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये इन्होंने डिस्कवरी यहाँ पे किया था, और इसको कहा जाता है एटो सेकंड। ये टर्म आपने याद रखनी है, आराम से आपसे एग्जाम में पूछेगा वो बिल्कुल बढ़िया से। एटो सेकंड क्या होता है? एटो सेकंड, एटो सेकंड इतना छोटा टाइम स्केल होता है। इतने छोटे टाइम स्केल पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बहुत फास्ट, लाइट की स्पीड से। तो इतने फास्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको बहुत कम समय में ही ऑपरेट करना पड़ेगा। उसी कम समय को कहा जाता है एटो सेकंड। एटो सेकंड का मतलब होता है 10⁻⁻18। सोच के देखिए, इतना टाइम में आपको प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। So to truly understand electron, it should be possible to study them at these time scales. This is what the work of the Nobel laureate winners. तो इन्होंने यही डिस्कवर किया था भाई। ये ऑलरेडी एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप इस बात से कैसे समझोगे? देखिए, यहाँ पे ना कई सारी चीजें हैं। जैसे आपने कभी बार मधुमक्खी को देखा होगा, है ना? मधुमक्खी ऐसे अपने पंख जो फड़फड़ाती है। कभी मच्छर को देखा होगा, वो भी अपने पंख को फड़फड़ाता है। ऐसे हमारी जो ह्यूमन आईज होती हैं, हमारी ह्यूमन आईज लगभग लगभग 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम देख सकती हैं। आपके मोबाइल फोन में होता है ना, जब आप वीडियो बनाते हो, 60 फ्रेम पे, 30 फ्रेम, 24 फ्रेम। हालांकि हमारी जो नेचुरल है, जो आईज का, वो 24 का है। मतलब 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स हम लोग देख सकते हैं। जब वीडियो देखते हो तो वो एक्चुअली वीडियो नहीं होती है, वो फोटोज होती हैं। ठीक है, जो आपकी आंखों के सामने से गुजर रही होती हैं, लेकिन हमें वो वीडियो नजर आती है। तो 1 सेकंड के अंदर 24 पिक्चर्स होती हैं जो आपकी आंखों के आगे से निकलती हैं। हम लोग नेचुरली उसको देख सकते हैं। लेकिन हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 60 तक भी है। यानी कि 1 सेकंड में हम लोग 60 पिक्चर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमिंग बर्ड होता है, हमिंग बर्ड, एक वो 1 सेकंड के अंदर 80 टाइम्स अपने पंखों को जो है वो फड़फड़ाता है। जबकि हमारा कैपेसिटी कितनी है? 60 फ्रेम। हालांकि क्या हमारे इस न्यूज के लिए जरूरी है? वो ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁻18 सिर्फ इतने कम समय के लिए ही एक जगह पे प्रेजेंट होता है। तो क्या आप एक मच्छर का फड़फड़ाते हुए पंख देख सकते हैं? आप सिर्फ उसका ब्लर मोशन देख सकते हो, ब्लर मोशन, पंख तो नहीं देख सकते। राइट। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की सिर्फ आप पोजीशन देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखने का क्या तरीका होगा? जो इलेक्ट्रॉन ने खुद बताया। इलेक्ट्रॉन ना एक लाइट रिलीज करता है, लाइट एमिट करता है। अगर आप इस लाइट को देख सकते हो तो मतलब आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देख सकते हो। लेकिन ये जो पूरी डिस्कवरी इसको करने में बहुत समय लगा। 1980 से हम लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी उससे भी इंटरेस्टिंग है। टेक्नोलॉजी आप एक इस तरह से समझें, जैसे हमारा ये न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर करके इन ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है। जब आप किसी एटम को हाई एनर्जी यानी कि हीट उसको प्रोवाइड करवाते हो, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल हो जाता है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एटम को छोड़ के चला जाता है। ठीक है जी। जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के जाता है तो हमारा जो एटम होता है वो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। क्योंकि अभी इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं।
अदरवाइज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बराबर संख्या होती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एटम स्टेबल रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो गए, और जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां से आता है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हमें इसे आयनाइज्ड एटम बोलते हैं। अब मजेदार चीज ये हुई यहाँ पे, जब एक नोबल गैस से जब हम लोग किसी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं या एटम को पास करवाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो तब हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक लाइट एमिट करते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो नोबल गैस में अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में जब किसी एटम को उसके अंदर से छोड़ा गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे तो इन्होंने वहां पे एक लाइट एमिट करी। 10 - 10⁻⁸ के लिए, इतने कम समय के लिए इन्होंने एक हल्का सा स्पार्क दिया, और इसी स्पार्क को हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, और हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। देखा नहीं है इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ उसकी पोजीशन पता चली है, क्योंकि उसने एक हल्की सी लाइट वहां पे स्पार्क दिया है फॉर वेरी अटो सेकेंड, 10⁻⁻18 के लिए। यही डिस्कवरी की गई थी, और इसी डिस्कवरी के चक्कर में भैया इनको नोबेल प्राइज मिल गया। आपको लग रहा होगा छोटी मोटी डिस्कवरी, लेकिन ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी। क्योंकि माइक्रोलॉजी, फेंटोकेमिस्ट्री, एटोफिजिक्स, जितने छोटे लेवल पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को समझ सकते हैं ना, उतनी ही बेटर हम लोग टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। सोलर पावर प्लांट बेटर बना सकते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल एक एक हमारी बॉडी के सेल को हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। हार्ट डिसीज वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये हमारी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम फिजिक्स वगैरह, जो क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, वहाँ पे उनको डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगा। हालांकि इसमें समय लगेगा, भी हो सकता है 30-40 ईयर्स लग जाए, लेकिन कम से कम शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये थोड़ा सा हम लोग इसको देख सकते हैं। पुराना टॉपिक है, पहले हम इसको कर चुके हैं, बट हल्का सा मुझे सोचा कि आपको आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। एक यहाँ पे छोटा आर्टिकल है, वो है प्लास्टिक यूज को लेके। देख, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको पहले से ना पता हो, मोस्टली चीज़ें आपको पता ही हैं। लेकिन सर का ये कहना है, बाला सुब्रमण्यन जी का, कि यार प्लास्टिक ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हर चीज में देखो प्लास्टिक, हर चीज में देखो प्लास्टिक। इवन इवन चंद्रयान के अंदर भी कुछ प्लास्टिक यूज की गई है। और अगर आप डेली घर की आइटम देखें, बैग्स वगैरह, वो सब तो खैर कहने ही क्या। ठीक है, हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक चल रही है, जहां पे देखो संसार में प्लास्टिक नजर आ रही है। इससे होता क्या है, जो स्ट्रोज, कटलरी, बैग वैन, फलानी ढमकानी चीजें होती हैं, सबके अंदर प्लास्टिक होता है। ये प्लास्टिक बाद में धीरे 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 ये डिस्ट्रॉय होता रहता है, और ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। यह माइक्रो प्लास्टिक हमारे फूड हैबिट का पार्ट बनते हैं। हम इसको खाते हैं, हमारे लंग्स में, किडनीज में, ऑर्गन्स में माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है। माउंट एवरेस्ट के टॉप से लेके जो मरियाना ट्रेंच है उसके बॉटम तक माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है। तो माइक्रो प्लास्टिक एक, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सर्वव्यापी हो गई है, पूरी दुनिया में पाई जा रही है, जो कि बहुत डेंजरस है। हमें डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पता नहीं चलता है, धीरे धीरे हमें इसका इम्पैक्ट पता चलता है। लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब क्या किया करते थे, जब प्लास्टिक नहीं हुआ करती थी, वो तो अपने बैग्स खुद दुकानों पे लेके जाया करते थे। ज्यादातर बैग कॉटन के बने होते थे, जूट के बने होते थे। बैग्स को दुकान पे लेके जाया करते थे, सामान लाया करते थे, घर पे आते थे, उसको धोते थे, सुखाते थे, नेक्स्ट टाइम फिर उसको लेके जाते थे। या फिर कुछ स्टील के बर्तन वगैरह यूज कर लिया करते थे, कुछ बोतल वगैरह कांच की यूज कर लिया करते थे ग्रोसरी वगैरह के लिए। लेकिन आजकल तो हर चीज में जो है प्लास्टिक यूज हो रही है। वेजिटेबल वेंडर, ग्रोसर्स एंड ऑल दैट प्लास्टिक में सामान भर के ले आते हैं, राइट। पानी पीने की बोतल तक भी जो है वो प्लास्टिक में आ रही है, पानी तक पानी प्लास्टिक में आ रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत ना बल्कि 1907 में हुई थी, जब पहली बार एक बेल्जियन साइंटिस्ट लियो बेकलैंड, इन्होंने कुछ मटेरियल को सिंथेसाइज किया था, जिसमें इन्होंने यूजली क्या किया था, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल दोनों को मिक्स करके दुनिया की पहली प्लास्टिक बनाई थी। और इसे कहा गया बेकलाइट। ठीक है, बेकलाइट इसको कहा गया। इसकी मार्स बड़ी लेवल पे प्रोडक्शन भी हुई, मार्केटिंग हुई, और पूरी दुनिया में देखते ही देखते चारों तरफ प्लास्टिक हो गया। तो 1907 से पहले जब प्लास्टिक नहीं थी, दुनिया का स्वरूप बिल्कुल अलग ही हुआ करता था। ये नहीं कह रहा हूं दुनिया बिल्कुल सही हुआ करती थी, क्लाइमेट चैलेंजेस नहीं थे, लेकिन कम से कम प्लास्टिक की वजह से जो नदियां नाले हमारे ड्रेन हो जाते हैं, बंद खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, वो तो नहीं थी। वो तो कम हो गई थी। हर साल
19 से लेके 23 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक बैग हम लोग अपने एक्वेटिक इकोसिस्टम में अंदर डाल देते हैं, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में। छोटी मोटी बात नहीं है। 2000 गार्बेज ट्रक के बराबर प्लास्टिक हम लोग रोज अपने ओशियंस के अंदर डालते रहते हैं। तो भाई जब उसको जो बोएंगे वही तो काटेंगे और वही तो खाएंगे। तो ये सब हम लोग जो बो रहे हैं ना, आने वाले समय में देखना कितना खतरनाक नुकसान होने वाला है। हो रहा है, होगा तो छोड़िए, बीमारियां फैल रही हैं, लाइवलीहुड को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी फूड प्रोडक्शन को कम कर रहा है। तो और ये चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। तो जिस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन इज एक्चुअली बिगर प्रॉब्लम देन द क्लाइमेट चेंज। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है। तो सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? देखिए, सिटीजन तो जो है अवेयर हो सकते हैं, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। हम तो ये कर सकते हैं अपने लेवल पे। और हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसाइकलिंग, ऑफ कोर्स, डिस्पोजेबल, जो डिस्पोजल को हम लोग बेटर तरीके से कर सकते हैं। उसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजी होती हैं। थर्मल एंड द कैटालिटिक डिग्रेडेशन कर सकते हैं, गैसिफिकेशन कर सकते हैं। इनके जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल मैनर में हम लोग जलाते हैं, उनको बर्न करते हैं, तो वहां से एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम होगी। लेकिन बात यह है कि ये सारी बातें ना सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लिखने में भी अच्छी लगती हैं, पेपर वगैरह में आती हैं। प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड ये क्या चीज़ें हो रही हैं? बहुत बहुत कम लेवल पे हो रही हैं। अगर हो भी रही हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट आपको इस तरह की चीज़ों का देखने को नहीं मिलेगा, खासकर कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे फंड्स की बहुत कमी है, मैन पावर हमारे पास नहीं है, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल विल भी नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देखने को नहीं मिलती हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन प्लास्टिक एक बड़ी प्रॉब्लम है। और प्लास्टिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक एंड ऑल दैट। हम लोग इसको पहले भी कई बार कर चुके हैं इस टॉपिक को, तो इसलिए आज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक और एडिशनल आर्टिकल है मलेरिया के बारे में। mRNA वैक्सीन तो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसका आप छोड़ सकते हो। ये जो क्वांटम डॉट वाला है, ये टॉपिक हम लोगों ने 2-3 दिन पहले किया था, केमिस्ट्री वाला, आप इसको भी छोड़ सकते हो, नोबेल प्राइज वाला। मलेरिया वाला टॉपिक वैसे हम लोग पहले कर चुके हैं, अगर आप दोबारा से करना चाहो तो कर सकते हो। तो मलेरिया की वैक्सीन जो है डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नाइजीरिया, घाना और बुर्किना फासो, जहाँ पे मलेरिया के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो इन्होंने वैक्सीन को वैसे ही वहाँ पे अप्रूव कर लिया है, जो बच्चे 36 मंथ तक होते हैं। ठीक है, मतलब चिल्ड्रन एज लेस देन 36 मंथ, 3 साल की बात हो गई, तो उन बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि अभी कई सारी वैक्सीन जो है वो डेवलपमेंट में चल रही है मलेरिया को लेके। तो ये न्यूज़ थोड़ी आप मलेरिया वाले पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।